वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 23 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रोनुस दीनबंधुआना के बारे में है। हाल ही में मणिपुर के कुछ साइंटिस्ट ने एक नई प्लांट स्पीसीज को खोज लिया है जो कि चेरी ब्लूजम की है। ये नई प्लांट स्पीसीज, इसे नाम दिया गया है जो डॉक्टर दीनबंधु साहू हुआ करते थे, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए प्रोनुस दीनबंधुआना। फर्दर ये जो प्लांट है ये 25 से 30 मीटर ऊंचा होता है। अगर ये डेंस मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट में हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है जापानीज चेरी ब्लॉसम से, बिकॉज वो मार्च और अप्रैल के महीने में ब्लूम करता है या फिर खिलता है, जबकि ये नवंबर के महीने में ब्लूम करता है। चेरी ब्लॉसम की अगर हम बात करते हैं तो इसे सकुरा ये भी कहा जाता है। ये नेशनल फ्लावर है जापान का, और इंडिया जो है वो 28th कंट्री है जहां पर इस प्रकार के प्लांटेशंस को किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनक्लुवेशन के बारे में है। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है फिनक्लुवेशन। यहां पर देखिए बेसिकली एक परमानेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां पर एक और IPPB तो रहेगा ही, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो रहेगा। इसके अलावा जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप्स जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो यहां पर आके पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए और इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस क्रिएट करें। ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है, पावरफुल प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा जहां पर स्टार्टअप्स आ पाएंगे और मीनिंगफुल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो डेवलप कर पाएंगे जिनका इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो फिनक्लुवेशन है ये स्टार्टअप्स को एक और मौका देगा कि वो IPPB के साथ तो काम कर ही पाएंगे, इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके साथ भी उनका एक जुड़ाव हो पाएगा। हमें कुछ बढ़िया सॉल्यूशंस मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको पायलट बेसिस पे हम तैयार कर पाएंगे और लेटर ऑन देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में उसका कैसे और कितना इस्तेमाल हो पाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं। 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% इक्विटी है ये, यू कैन से कि ये गवर्नमेंट ओन्ड है। जो बैंक है इसका विजन तो बिल्कुल साफ है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, और जो कॉमन लोग हैं, चूंकि जो पोस्टल सिस्टम है उस पर लोगों का काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। जो अनबैंक्ड या अंडर बैंक्ड एरियाज हैं, बैरियर्स खत्म होंगे, बैंकिंग सिस्टम वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो पोस्टल सिस्टम है उसकी ब्रांचेस 1,60,000 जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो पूरे भारत में ऑलरेडी एक नेटवर्क के तौर पे बिखरे हुए हैं, जिनमें से 1,45,000 तो आपको रूरल एरियाज में ही मिलते हैं। तो इस नेटवर्क का इस्तेमाल बैंकिंग के लिए किया जा सकता है। पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस जो बैंकिंग है उसको इससे फायदा मिलेगा। इनका मोटो बिल्कुल साफ है, एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूएबल। यहाँ पर देखिए बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था 2010 के प्रीलिम्स में। बैंक्स का नेशनलाइजेशन, रीजनल रूरल बैंक्स का फॉर्मेशन और विलेजेस में बैंक, ये जो कई सारे बैंक्स होते हैं वो विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं, तो विलेजेस का अडॉप्शन, इनमें से कौन सा स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करता है? सही जवाब है ये तीन के तीनों ही, जहां पर जिन लोगों के पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वो बैंकिंग से जुड़ पाते हैं, और ये काम तो इन तीनों में ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पैक्स के बारे में है, यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जिन्हें आप शॉर्ट में स्पैक्स बोल सकते हैं। हाल ही में इनके संबंध में कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया है। स्पैक्स क्या होते हैं? स्पैक्स ब्लैंक चेक कंपनीज होती हैं, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई ऑपरेशंस है ही नहीं। यहां पर यह कंपनी IPO इशू करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यह IPO एक ऐसी कंपनी ऑफर कर रही है जो हाल ही में बनी है, जिसके पास कोई ऑपरेशंस नहीं है। और ये IPO क्यों इशू करते हैं? इस IPO के जरिए ये लोगों से लेते हैं पैसे। अब लोग भला इस कंपनी में पैसे क्यों डालेंगे जिसके पास कोई कमर्शियल ऑपरेशन है ही नहीं? इस IPO का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक नई कंपनी का एक्विजिशन करेंगे, मतलब एक नई कंपनी को खरीदा जाएगा और इस कंपनी को खरीदने के लिए आप पैसे दीजिए। बता देते हैं कि इस पार्टिकुलर सेक्टर की कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं और इसीलिए हम IPO इशू कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा रोल होता है प्रमोटर्स का या फिर स्पॉन्सर्स का। लोग पैसे प्रमोटर्स या स्पॉन्सर्स के नाम पर देते हैं या इन्वेस्टर्स के नाम पर देते हैं। वो लोग
जो यहां पर इकट्ठा होते हैं आईपीओ इश्यू करने के लिए, जो स्पैक बनाते हैं, चूंकि वो अपनी इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, उनका बहुत नाम होता है और उनके साथ जुड़ा होता है एक्सपीरियंस, लोगों को भरोसा होता है कि अगर वो इनको पैसे दे रहे हैं तो वो जिस भी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे वो बहुत ही वर्दी कंपनी होगी और उनके पास जब शेयर्स होंगे तो आने वाले समय में उन्हें इसका लाभ हो जाएगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका बहुत ही की रोल होता है। जो भी पैसा लोग देते हैं, यानी कि आईपीओ में जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये एक ट्रस्ट अकाउंट होता है जो कि तब तक लॉक्ड रहता है जब तक कि उस एक्विजिशन के लिए पैसे को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ जाए। 2 साल के भीतर एक्विजिशन करना होता है किसी न किसी कंपनी का। इन 2 सालों तक इस पैसे को कोई नहीं छुएगा और इसका जो इंटरेस्ट आएगा उसी से स्पैक कंपनी के सारे खर्चे चलाए जाएंगे। 2 साल के भीतर अगर किसी नई कंपनी का एक्विजिशन स्पैक ने नहीं किया तो जितने भी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे पहले तो जो स्पैक है उसे डीलिस्ट कर दिया जाएगा और सभी लोगों के पैसे या इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न करने होंगे। इसे कई बार शेल कंपनी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इनके पास कोई प्रेजेंट ऑपरेशंस होते ही नहीं है। बस स्पॉन्सर्स के नाम पर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक नई कंपनी को खरीदा जा सके और इसीलिए जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो प्रोमिनेंट लोग होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अर्थ डे के बारे में है। इस बार का अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया, हर साल 22 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है और थीम रही इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ डे को ऑब्जर्व किया गया था 1970 में, जहां पर 20 मिलियन लोग सड़कों पे उतर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको लेकर। यहां पर यूएस के एक सीनेटर थे गैरी लॉर्ड नेल्सन, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वो आए और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। इसके पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि 1969 में सांता बारबरा में ऑयल का स्पिल हुआ था बहुत ही मैसिव स्केल पे, और भी स्मॉग और नदियों का प्रदूषण, इसकी वजह से लोग परेशान थे एंड दैट वाज द रीजन कि इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इसी दिन को मार्क करते हुए अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाने लगा। 2009 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस ने डिजिग्नेट किया 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, earthday.org, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया भर में अर्थ डे को कोऑर्डिनेट करता है। इसे अर्थ डे नेटवर्क के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दुनिया का एक लार्जेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट तैयार करते हैं ताकि जो लोग हैं और जो प्लेनेट है उसे हम इस तरीके से बचा पाएं कि नुकसान ना हो। ये माना जाता है कि जो पोल्यूशन है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है या जो हमारे अर्थ का एनवायरमेंट है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी के आधार पर 1992 में रियो डिक्लेरेशन यानी कि अर्थ समिट भी आया, जहां पर हमने कहा कि ये कोई एक देश या कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। यहां पर हमें हार्मनी को क्रिएट करते हुए सभी लोगों को एक साथ मिलकर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स इस तरीके से पूरी हों कि फ्यूचर जनरेशन और ह्यूमैनिटी के लिए वो हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा ना हो कि आज की जनरेशन पूरी तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेज: 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे एंड 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू बॉब के बारे में है। हाल ही में एक स्टडी रिलीज की गई है ब्लू बॉब के बारे में। ब्लू बॉब के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसने आर्कटिक सी आइस जो वहां पर फैला हुआ है उसके पिघलने की दर में कमी की है। अक्सर हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसे कंसर्न सुनने को मिलते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या जो आइस सेल्फ है वो भी पिघल रहे हैं, लेकिन ब्लू बॉब इन ग्लेशियर्स को पिघलने से बचा रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन स्टडी का यह भी कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी दर से होता रहा तो ये ब्लू बॉब इन ग्लेशियर्स को पिघलने से बहुत समय तक नहीं बचा पाएगा। अब मन में सवाल आता है कि ब्लू बॉब है क्या? ये कोल्ड पैच है जो कि अटलांटिक ओशन में है, मतलब समंदर का एक ऐसा एरिया जो तुलनात्मक रूप से ठंडा है। क्यों ठंडा है और किस वजह से ऐसा होता है, इस संबंध में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। यह हमें आइसलैंड और ग्रीनलैंड का जो एरिया है उसके साउथ में मिलता है और इसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। सिर्फ इतना पता है कि 2014-15 के विंटर्स में वहां पर हमने कुछ डिटेक्ट किया कि बाकी एरियाज के तुलना में वहां पर जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो 1.4 डिग्री सेल्सियस कम था, यानी कि कोल्डर था। क्योंकि समंदर का टेम्परेचर बाकी जगहों की तुलना में कम होता है, ठंडा होता है, इसीलिए इस पूरे पैच को, इस पूरे एरिया को ब्लू बॉब नाम दे दिया गया। इसके सरफेस से जो भी हवा टकरा के गुजरती है वो ठंडी हो जाती है, इसीलिए वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड में जो बर्फ के पिघलने की दर है या ग्लेशियर्स के पिघलने की दर है उसे कम कर देता है।
ब्लू बॉब कैसे मदद कर रहा है आर्कटिक सी आइस के लिए? 1995 से 2010 यानी कि 2010 के बीच में जो आर्कटिक रीजन है वहां पर वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ी और जो ग्लेशियर्स थे उनके पिघलने की दर 4 गुना बढ़ गई। 11 बिलियन टन आइस पर ईयर पिघलने लगी। लेकिन 2011 के बाद अचानक से यह दर कम हुई और इन ग्लेशियर्स के पिघलने की दर 5 बिलियन टन आइस पर ईयर आ गई। उसके बाद वैज्ञानिकों ने रुचि दिखाई और फिर उन्हें पता चला कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक पूरा पैच है जहां पर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। ये आर्कटिक सी आइस को पिघलने से थोड़े समय के लिए रोक रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक, अभी संज्ञान लेना ही होगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो दमेस्कस गेट के बारे में है। रामदान जो 2022 का है वो शुरू हुआ है, उसके बाद से ही इजरायली फोर्सेस ने कई सारे लोगों को असॉल्ट और अरेस्ट किया है जो वहां के पैलेस्टीनियन रेसिडेंट्स हैं दमेस्कस गेट एरिया से। दमेस्कस गेट, जिसे बाब अल अमुद या गेट ऑफ द पिलर के नाम से भी पुकारा जाता है, काफी फ्लैश पॉइंट है ये पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच में। अक्सर टकराव की स्थिति यहां पर देखी जाती है ईस्ट जेरूसलम में और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। ये ऑटोमन एरा प्लाजा है, एक ऐसा एरिया जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जैसे ये पूरा आप इमेज में भी देख रहे होंगे, यहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं या गैदर हो सकते हैं। 1537 के बाद से ही 7 ओपन गेट्स हैं, जो बहुत बड़ा वॉल है जेरूसलम की ओल्ड सिटी का, उनमें से ये एक है दमेस्कस गेट। जो वॉल है इसे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के समय में 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसकी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मानते हैं इसे पैलेस्टीनियंस। जो दमेस्कस गेट है ये कुछ ओपन सोर्स स्पेसेस में से एक है जहां पर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। दमेस्कस गेट नेशनल सिंबल हमेशा से रहा है जेरूसलमाइट्स के लिए, जो जेरूसलम के लोग हैं उनके लिए, और स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस के लिए, जो इसके माध्यम से नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को पोर्ट्रे करते हैं। इजराइल ने 1967 के वॉर के दौरान जो ईस्ट जेरूसलम का पूरा एरिया है जहां पर पैलेस्टीनियंस की मेजॉरिटी हुआ करती थी उसे ऑक्यूपाई किया, जबकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ऐसा हो गया 1967 के वॉर में। इजराइल ने जेरूसलम को कंप्लीटेड और यूनाइटेड कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है इजराइल के लिए। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरोपा के बारे में है। यूरोपा जो कि जुपिटर का एक मून है, वहां पर माना जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसके सरफेस के नीचे पानी है। रिसर्चर्स ने अभी ये कहा कि वाटर पॉकेट्स हमें मिल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो वहां पे डबल रिजेस हैं जुपिटर के मून यूरोपा पे। वहां पर एक्चुअली वहां पर हमें कई सारी रिजेस मिलती हैं, मतलब रिज की एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे होगी और बीच में एक डिप्रेशन वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें कई सारे रिजेस मिलते हैं पूरे यूरोपा पे। आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, बेसिकली ये वो रिजेस ही हैं। और ऐसा कहते हैं रिजेस के नीचे बहुत सारा पानी है। स्लाइटली छोटा है ये अर्थ के मून से और इसका डायमीटर अर्थ का 1/4 है। एक बहुत ही थिन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है यूरोपा के पास। डायमीटर में ये अर्थ से छोटा है, लेकिन इसके पास जो पानी है उसकी मात्रा अर्थ के पास जो ओशंस में वाटर है उसकी दुगनी हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जाती है। नासा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा यूरोपा क्लिपर 2024 में, जो चक्कर लगाएगा जुपिटर के चारों ओर और कई दफा यूरोपा के नजदीक से गुजरेगा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में है। हाल ही में नीति आयोग ने इस पॉलिसी को रिलीज किया है। कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनमें जो बैटरी होती है उसकी धीमे धीमे परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो जा सकते हैं और अपनी बैटरी को चेंज करके एक नई बैटरी ला सकते हैं, जिसके उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। टाइम, स्पेस और कॉस्ट इफिशियंट सर्विसेज उन्हें मिल जाएंगी स्वैपेबल बैटरी के फॉर्म में। इसके लिए उन्हें बैटरी सस्ती मिले। स्वैप करने के बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि इन बैटरी प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। पर्पस यही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा, जहां पर बैटरीज धीमे धीमे अपना परफॉर्मेंस कम करने लग जाते हैं, लोग इसी वजह से इस प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या बैटरी रिक्शा को नहीं लेते। तो अब उनके पास ऑप्शन होगा कि वो बहुत ही सस्ते में अपनी बैटरी को स्वैप भी कर पाएंगे। तो बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल यानी बास के तहत ये काम किया जा रहा है, जहां पर बैटरीज को चेंज किया जा सकेगा। कुछ बेसिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑप्ट किए जाएंगे कि आपको इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ये जो बैटरी है इसको स्वैप कर देना होगा या चेंज कर देना होगा। आप जो बैटरी चेंज करके दे रहे हैं उसकी इतनी इफिशियंसी तो कम से कम होनी चाहिए। तो इससे बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम बहुत तेजी से फ्लरिश होगा। सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहती है जो बैटरी प्रोवाइडर्स हैं उन्हें, ताकि वो सस्ती दरों पर बैटरी को स्वैप कर सके। और इसके लिए जीएसटी जो काउंसिल है उसको भी कहा जाएगा कि वो टैक्सेस हैं वो लोअर कर दें लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ताकि आसानी से ये काम हो पाए।
रिविजन करते हैं। प्रोनुस दीन बंधुआना नई प्लांट की स्पीसीज है चेरी ब्लॉसम की, जो वेस्टर्न घाट में खोजी गई है। गलत है, मणिपुर में इसको खोजा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, यह भी गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आती है, तो यह भी गलत हो गया। स्पैक्स ये मनी को रेस करते हैं आईपीओ के फॉर्म में बिना किसी ऑपरेशन या रेवेन्यू के, ये तो सही है। अर्थ डे नेटवर्क नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। डेमेस्कस गेट फ्लैश पॉइंट रहा है पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के लिए काफी लंबे समय से, दैट्स ट्रू। इस सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां तक आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। तो वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।